एनजीओ पैसा कमाने के लिए खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, चला। संस्था भी कहीं न कहीं से समाज के सहयोग से चलती है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि अगर मैं खरीद के दूँगा, तो मुझे टैक्स एग्ज़म्पशंस नहीं मिलेंगे। एक बने, एक किस तरीके से आप कहना चाह रहे हैं? कैसे एक बने? एक का मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, एक आम आदमी किसी एनजीओ को पैसा देने से पहले किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो एनजीओ को डोनेट करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो वर्क ओरिएंटेड पेमेंट माँग रहे हैं। किसी बच्चे का हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना है, 10 लाख या 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्या आप उसमें सपोर्ट कर सकते हैं? हमें पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि वो पेशेंट कहाँ पे है। नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन में और बायोडिग्रेडेबल नैपकिन में क्या प्राइस का अंतर है? कितना? प्राइस डजंट मैटर, मैटर इज हेल्थ। विषय ये है कि सर्वाइकल कैंसर को जाननी। भारत देश में 75% महिलाओं को लगभग सर्वाइकल कैंसर के कहीं न कहीं कुछ न कुछ सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है डायरेक्टर संजीव शर्मा के शो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनील शर्मा जी, जो कि संस्थापक हैं समरसता के संस्थान के। तो सुनील जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट शो में। नमस्कार। तो सुनील जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, थोड़ा-सा आप अपने बारे में इंट्रो दें। इंट्रो मेरा ये है, नाम आप जैसा बताए सुनील शर्मा। जी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले बस्ती का मूल निवासी हूँ। शिक्षा-दीक्षा मेरी दिल्ली से हुई। मैं दयाल सिंह कॉलेज से शिक्षा पूरी किया। उसके बाद में मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया और यही छोटा-सा परिचय है और अब समाज सेवा के माध्यम से इस समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ। ओके। सर, सबसे पहले समरसता सेवा संस्थान के बारे में बताएँ कि ये संस्थान आपने कब स्टार्ट करी और इसका उद्देश्य क्या है? समरसता सेवा संस्थान एक सामाजिक संगठन है। जी, समाज के भले के लिए कार्य करने का एक प्रयास छोटा-सा कर रहा है। रही बात इंस्पिरेशन की कि कहाँ से इसकी प्रेरणा आई, तो प्रेरणा के लिए चूँकि मैं 2008 से ही स्वयंसेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से ओतप्रोत हूँ। तो काम तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि काम करते रहिए लेकिन उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। आप कर क्या रहे हो? उस करने के पर्पज़ से हमारे अवध प्रांत है लखनऊ में, उसके प्रांत के प्रमुख हैं श्रीमान राजकिशोर जी भाई साहब, जो सामाजिक समरसता के ही वो प्रमुख हैं, संयोजक हैं। जी, उनसे थोड़ी-सी एक प्रेरणा मिली, उन्होंने बताया कि इसको आप थोड़ा-सा लिखा-पढ़ी में भी करिए। तो उन्हीं की ही प्रेरणा से 5 जनवरी 2024 को इस संस्था का शुभारंभ किया गया है। इसका जो उद्देश्य है बहुत क्लियर है कि हमारे समाज में कैसे एकजुटता बने, कैसे हम एक बने, अनेक-अनेक ना बने। हमारा एक बन के हम कैसे अपने समाज को समृद्ध बना सकते हैं, उस पे एक छोटा-सा इनिशिएटिव अपनी संस्था की तरफ। इसको थोड़ा-सा डिटेल में बताइए कि एक बने, एक किस तरीके से आप कहना चाह रहे हैं? कैसे एक बने? एक का मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, जी, हिंदू ही एक धर्म है जो धर्म है। बाकी तो सब क्या है वो आप लोग जानते होंगे। आप मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों से तमाम रोज़ साक्षात्कार होते रहते हैं। जी, तो हम बात करें हिंदू की, तो हिंदू में बहुत सारी जातियाँ हैं। जी, अगर हम जातियों की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हाँ, तब हमारे देश में कुछ 3000 के आस-पास में जातियाँ थीं। जी, लेकिन हमारे देश में जो राजनीतिक सिस्टम है, वो सिस्टम वोट पॉलिटिक्स की वजह से आज अगर हम देखें, तो हमारे देश में करीब 6,900 जातियाँ हैं। हुँ, मतलब इसका ये तो क्लियर हो गया कि भगवान के पास से जातियाँ डिसाइड होके नहीं आई। हम अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी निजी राजनीति के लिए ही जातियों का उद्गम करते चले जा रहे हैं। जैसे जिसको हमें बाँटना है, उस हिसाब से उसकी बाइफरकेशन कर दे रहे हैं, उससे लाभ ले रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि कैसे हम एकजुटता लाएँगे, कि एकजुटता का मतलब जो वृक्ष है हमारा, वो है हिंदू। अब उसकी टहनियाँ अलग-अलग हो सकती, लेकिन वो टहनियाँ आपस में सामंजस्य बना के रखेंगी, क्योंकि जो स्रोत है उनके खान-पान और तमाम सारी चीज़ों का, वो जड़ से ही आता और वो जड़ है हिंदू। तो हमारी संस्था का एक सीधा-सा उद्देश्य है कि हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, जाति कोई भी हो, एक वर्ण व्यवस्था तय की गई थी कामों को लेके। जिसको जो काम आ रहा है, जिसमें जो स्किल्ड है, वो उस काम को करे। तो धीरे-धीरे उसका नाम जाति में कन्वर्ट कर दिया गया। जबकि भगवान के यहाँ से ऐसा कोई भी प्री डिसाइडेड नहीं था कि ये फला जाति का है या यहाँ पैदा होगा तो ये ऐसा होगा।
जैसा जो कर्म करेगा वैसा वो बनेगा। लेकिन चूंकि अब ये पौराणिक बातें नहीं है, आज के समाज में हम लोग जी रहे हैं, आगमबाग जिंदगी है, तो जिसमें जो पैदा हुआ वही वो मान रहा है और वही है भी। उसमें कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता, आपस में कोई क्लेशेस ना हो, किसी प्रकार के मतभेद ना हो, केवल हिंदू बैनर के नीचे हम मिलके अपने आप को एकजुट करें, उसमें हमारी संस्था के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास है कि हम सभी लोग मिलके एक रहें, कि देश को अच्छा, बड़ा और समृद्ध, खुशहाल बनाने का प्रयास करें। सर, आजकल कुछ लोग एनजीओ पैसा कमाने के लिए खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, चला रहे हैं। आपकी एनजीओ कैसे इससे अलग है और कैसे लोग एनजीओ का सहारा लेके पैसे कमा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहो? बहुत आपने अच्छा और कहते हैं कि सुलझा हुआ प्रश्न किया है, जी। क्योंकि एनजीओ का जैसे कोई नाम लेता है हाँ, तो अगले व्यक्ति के विषय में आता है कि ये कहीं ना कहीं से कुछ 2 नंबर का काम कर रहा होगा। हाँ, इस विषय को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारी संस्था भी कहीं न कहीं से समाज के सहयोग से चलती है। समाज के लोग ही सहायता करते हैं। जी। हमारा पैटर्न थोड़ा अलग है। हुँ। पैटर्न ये है कि लोग कहते हैं कि हमें आप पैसे दे दीजिए, हमको ये काम करना है। या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से हैं कि आप पैसे दे दीजिए, हमें ये काम। हमारा पैटर्न थोड़ा-सा अलग है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि अगर मुझे सेवा के कार्यों में सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाँ, तो मेरा मानना है कि मुझे जब सैनिटरी नैपकिन बाँटना है, तो मैं लोगों से पैसा क्यों लूँ? हाँ, मैं तो उनको बोलता हूँ कि भाई साहब, बहन जी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी, जी। सैनिटरी नैपकिन अगर आप देना चाहते हैं, तो कितना देना चाहते हैं? इतना। आप बायोडिग्रेडेबल आप हमको दे दीजिए खरीद के, ये एड्रेस है, यहाँ पे कार्यक्रम है, आप इसको पहुँचा दीजिए। पैसे की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रखते हैं, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग केवल पैसे पे बात करते हैं कि आप हमको इतना पैसा दे दीजिए, हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हमें नहीं। जबकि हमारी भी संस्था 12A जी है हमारे पास। जी। हमको कोई अगर डोनेट करता है, हाँ, टैक्स एग्जम्प्ट होता है, कहीं कोई दिक्कत। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि अगर मैं खरीद के दूंगा तो मुझे टैक्स एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे, तो मैं उनको ये कह सकता हूँ कि आप वो फंड संस्था को दीजिए। वेंडर आप तय करिए कि कहाँ से आपको खरीदना है, जी। और उस वेंडर को हमारी संस्था डिमांड रेज करेगी। हमारी संस्था के द्वारा पेमेंट उसको जाएगा। आपने जो हमारी संस्था को पेमेंट किया, जो आपकी टैक्स एग्जम्पशंस है, वो आपको मिलेगी। कहने का मतलब जितना कम से कम पैसे का इन्वॉल्वमेंट रखा जाएगा, हाँ। उतना ही ज़्यादा तेज़ी से हम ग्रोथ भी कर सकते हैं, और ये जो जिस तरीके के आपने प्रश्न किए हैं, इस प्रश्नों से भी बचा जा सकता तो एक आम आदमी किसी एनजीओ को पैसा देने से पहले किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि इस एनजीओ को देने वो जो पैसा दे रहा है वो सही है या नहीं है? है। उसको पहली बात तो एनजीओ को डोनेट करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो वर्क ओरिएंटेड पेमेंट माँग रहे हैं या ऐसे ही डोनेशन माँग रहे हैं, ऐसे ही चंदा माँग रहे हैं। ये डिपेंड करता है। वर्क ओरिएंटेड को थोड़ा-सा अगर आप एक्सप्लेन करेंगे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अभी जैसे मेरा नेक्स्ट मंथ का अपनी संस्था जो है वो टीकाकरण करने जा रही है सर्वाइकल कैंसर। ओके। अब सर्वाइकल कैंसर की जो एक वैक्सीन है वो 12,000 रुपए की है, हाँ, जो वन शॉट में लगती है। इनकी एक बार लगेगा, उसमें कई बूस्टर डोज नहीं लगाने होते। ओके। तो लमसम उसकी 12,000 रुपए की कॉस्ट। अब मैं चूंकि दिल्ली आया तो मैंने क्या किया, मुझे मेरा लक्ष्य है, हमारी संस्था का लक्ष्य है कि 501 बच्चियों को जो 12 साल से 15 साल के बीच में है, उनको वैक्सीनेशन होना है। तो मुझे 501 वैक्सीन चाहिए। अब 501 वैक्सीन की बात करें, 12,000 रुपए उसकी कॉस्ट है। तो मैं किसी भी व्यक्ति से मिलता, जैसे मैं कल ही मिला, चेतक लॉजिस्टिक के मालिक हैं, अपने मित्र हैं सचिन हरिराज शर्मा जी। जी। मैंने उनको ये बात रखी कि हमें इस तरीके की वैक्सीनेशन का एक ड्राइव हमारी संस्था चला रही है, आप इसमें क्या मदद कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि कैसी मदद? हमने कहा आप हमें वैक्सीन दे दीजिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप जो जिम्मेदारी दें वो मैं कर लूंगा। तो मैंने कहा नहीं, ये आपकी स्वेच्छा है। फिर उन्होंने कहा मैं 20 वैक्सीन आपको दे दूंगा। इसी तरीके से हमारे एक मित्र हैं ऋषि शर्मा जी, उन्होंने कहा मैं 10 वैक्सीन दे दूंगा। एक और मित्र हैं अजीत अत्री जी, भी यहीं के हैं, जंगल कैफे के मालिक हैं, हाँ। उन्होंने भी कहा कि मैं 10 वैक्सीन दे दूंगा। तो इस तरीके से हम वर्क ओरिएंटेड, अगर हम उनको कोई बात कह रहे हैं, जी। जिस दिन हमारा 501 कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं वहाँ पे अपने जो हमारी सोशल साइट्स है, हमारा जो ट्विटर है, हम उस पे बता देंगे कि नहीं जी, अब हमारा 501 हो गया है। अब जिसको करना होगा वो नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो आपको इंटीमेट करेंगे कि अब आप कर सकते तो जैसा कि आपने सर से सुना कि जब कभी भी आप किसी भी एनजीओ को पेमेंट कर रहे हैं या कुछ दान दे रहे हैं तो आप
आप उनका वर्क ओरिएंटेड या जो उनकी ड्राइव चल रही है, क्या काम कर रहे हैं, उसका ज़रूर ध्यान रखें। बिल्कुल। सर, एक और मेरे माइंड में सवाल है, काफ़ी कॉल्स आते हैं हमारे पास में, आपके पास भी आते होंगे। किसी बच्चे का हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना है, 10 लाख या 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्या आप उसमें सपोर्ट कर सकते हैं? वो रैंडमली कॉल आते हैं, किसी को पता नहीं है कि वो एनजीओ कौन है, कैसे हैं, और वो अकाउंट नंबर भी पेरेंट्स के देते हैं। तो इस बात में कितना सच है कि ये चीज़ चल रही है? इसमें देखिए, पहली बात तो ये मैं स्कैम भी नहीं कह सकता हूँ और स्कैम भी कहता हूँ, जी। क्योंकि ये एक तरीके का स्कैम है। हुँ, लोग देखिए, आप किसी के पेरेंट्स की बात करें, किसी की चीज़ों की, जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी कॉल आई, हुँ, किसी ने कहा कि एम्स में ये बच्चा भर्ती है, उसको ये ज़रूरत है। हुँ, तो हमें, चूँकि वो उनके पास में एक डेटा होता है, वो जी। कंपनीज़ एक डेटा खरीदती हैं। हुँ, डेटा खरीदती हैं तो उसमें कई प्रकार के डेटाज़ होते हैं कि एलीट क्लास का कौन है, बिज़नेस क्लास का कौन है, नॉर्मल कौन है, जो कि झोपड़ी वाले जो लोग रह रहे हैं, उनका डेटा क्या है। क्योंकि जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, वो भी डेटा बाइफरकेट कर लेती हैं कि वो कैसे, और उस हिसाब से डेटा। अब हमको क्या है, जैसे मान लीजिए एम्स से कोई एक चीज़ आई, तो हमें पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला तो ये है कि वो पेशेंट कहाँ पे एडमिट, जैसे एम्स में है तो कौन से वार्ड में है, क्या है? एक सिंपल सी बात हम कर लें कि जिस भी हॉस्पिटल का वो नाम बता रहे हैं, उसका मुझे लगता है कि कस्टमर केयर सभी के अवेलेबल है। जी। हम दान देने के पहले 1 मिनट के लिए वेरिफ़िकेशन ज़रूर कर लें कि जो हम करने जा रहे हैं, कहीं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर आपने किसी गलत क्यूआर को पेमेंट कर दिया, तो दैट मे बी कि आपके डेटा को इम्पोर्ट कर ले, तो आपके साथ में स्कैम भी हो सकता है। इस स्कैम से बचने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आप, अगर वो कोई आइडेंटिफाइड जगह बता रहे हैं कि यहाँ पे एडमिट है, आप इसकी मदद करिए, 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक बार वेरीफ़ाई ज़रूर करना चाहिए। ये हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते, सेंटिमेंटल होके केवल दान देने के लिए नहीं, दान दीजिए, दान देने की कोई मनाही नहीं। लेकिन ये कन्फर्म कर लीजिए कि हमारा जो दान जा रहा है, सही जगह जा रहा है या गलत जगह जा रहा है। सर, ये बायोडिग्रेडेबल सैनिटाइन के बारे में बताएँ? बायोडिग्रेडेबल का मतलब, पहले बायोडिग्रेडेबल नैपकिन तो बाद में समझेंगे। जी। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि जो नेचर फ्रेंडली हो, यानी कि जो नेचर से बना हुआ हो और वो नेचर में मिल जाए। ओके, यानी कि उसको हम कहें कि डिकम्पोज़ जल्दी से हो जाए। ओके, तो उसी तरीके से सैनिटरी नैपकिन भी है, वो है बायोडिग्रेडेबल। ओके। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि जो हम सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बायोडिग्रेडेबल है, वो कहीं पे भी मिट्टी के कॉन्टैक्ट में अगर आता है, कहीं पर भी अगर उसको फेंक दिया गया, मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आता है, वो 3 से 6 हफ्ते के बीच में वो कंप्लीटली फर्टिलाइज़र बन जाता है, यानी कि खाद, कंपोस्ट खाद बन जाता है। ओके। तो अगर हम बात करें कि बायोडिग्रेडेबल की, तो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन वो नैपकिन है जो माता बहनें यूज़ करती हैं मासिक धर्म के समय में। वो यूज़ करने के बाद में भी अगर उसको प्रॉपर्ली कहीं फेंका जाए, तो वो 3 से 6 हफ्ते, यानी कि अगर हम 6 हफ्तों की बात करें, 1.5 महीने या मैक्सिमम 2 महीने के अंदर वो कंपोस्ट खाद बन जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसका रॉ मटेरियल होता है, वो मोस्ट ऑफ द केले का पौधा होता है। जैसे किसान होता है, केला लगाता है, तो फल उसका कट किया, चूँकि वो पौधा ऐसा होता है कि वन टाइम होता है, फिर उसको जड़ से काट के खेत में गिरा देता है। ओके। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, हमारे कुछ साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जो उस केले के तने को किसान से खरीद लेते हैं और उस तने से सैनिटरी नैपकिन बनाया जाता है। और उसको बनने से, अब आप समझ रहे हैं कि केले का पौधा है तो उसको कंपोस्ट होने में कितना समय लग सकता है। जी। तो कहने का मतलब कि अगर हम बायोडिग्रेडेबल की बात करें, तो वो मटेरियल जो कि जल्दी से जल्दी वो कंपोस्ट हो जाए, वो बायोडिग्रेडेबल। तो सर, एक नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन में और बायोडिग्रेडेबल नैपकिन में क्या प्राइस का अंतर है? कितना? प्राइस डज़न्ट मैटर, मैटर इज़ हेल्थ। ओके। प्राइस की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हम उनके मटेरियल्स के बारे में बात करें। जी। अगर हम नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन के बारे में बात करते हैं, तो वो सैनिटरी नैपकिन में अप्रॉक्सिमेटली 95% प्लास्टिक होता है, ओके। 5% उसमें कॉटन होता है। हुँ, अब आप समझ सकते हैं कि 95% जो चीज़ प्लास्टिक हो, अगर हम उसको कहीं वेस्ट में फेंकेंगे, हाँ। तो उसके जो कंपोस्ट होने का टाइम है, उसकी ड्यूरेशन है, आप पत्रकार हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जी। हम पॉलीथीन के बारे में जानते ही हैं, प्लास्टिक के बारे में जानते हैं कि उसको कंपोस्ट होने का जो टाइम है, वो 700 से 900 वर्ष है। हाँ। अब आप सोचिए कि आज अगर हमने कोई एक प्लास्टिक का सैनिटरी नैपकिन डस्टबिन में फेंका या कहीं कूड़ेदान में फेंका, तो
उसको कंपोस्ट होने में आप समझिए कि 700 से 900 वर्ष हमारी कितनी पीढ़ियां हो जाएंगी, तब तक वो नहीं कंपोस्ट हो चुके होगा। लेकिन इसके अलावा वो दुष्परिणाम और क्या दे रहा है, एक तो सड़ नहीं रहा है, तो जहां पे भी फेंका जाएगा वो जमीन मरुस्थल हो जाएगी, वहां पे कुछ हम पैदा नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जब वो फेंका जाएगा तो उसमें चूंकि बहुत सारे वेस्ट मटेरियल ऑलरेडी है, तो उससे बहुत प्रकार की हार्मफुल गैसेस, जो खतरनाक गैसेस हैं, वो निकल, तो जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका जीवन यापन भी दूषित हो जाएगा, उनको तरह तरह की बीमारियां होने का खतरा बना रहेगा। अब चूंकि आपने प्रश्न पूछ लिया, ये प्रश्न बड़ा बड़ा भी है और बहुत पेचीदा भी है, कि अगर हम बात करें अभी हमारे देश में, जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि 140 करोड़ जनसंख्या है, जी। 140 करोड़ जनसंख्या में आधा तो मातृशक्ति है। अगर 140 का हम आधा करें तो 70 करोड़ मातृशक्ति। जी। उन मातृशक्तियों में अगर हम और बात करें कि कितने को सैनिटरी नैपकिन या किन को मासिक धर्म में इसकी आवश्यकता पड़ रही है, तो अगर हम उसमें भी 50% मान लें, क्योंकि मान लीजिए 50% तो बच्चे होंगे, या 50% में वो बुजुर्ग होंगे जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है, तब भी हम बात करें तो 35 CR मातृशक्ति ऐसी हैं जिनको सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए। लेकिन अभी भी गांव के दूर दराज एरियाज में अगर हम जाएं, वहां थोड़ा स्टडी करें, तो वहां पे अभी भी किसी प्रकार का नैपकिन नहीं यूज होता है। वो अभी भी माता बहनें गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन इन सब के बाद में भी जितनी यूज कर रहे हैं, उस यूज में भी अगर हम एक साल के वेस्ट मटेरियल की बात करें तो 9,000 टन इतना वेस्ट मटेरियल प्रति वर्ष केवल सैनिटरी नैपकिन से निकलता है। अब आप सोचिए कि 9,000 टन कूड़ा अगर हम दिल्ली के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फेंक दें, तो आप सोचो कि वो कितनी बड़ी जमीन हो जाएगी, जो टोटली अनफर्टाइल हो जाएगी, जहां आप भविष्य में अगले 900 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें यह समय है सोचने का और उसको चेंज करने का, कि हम उसको प्लास्टिक से कैसे बायोडिग्रेडेबल की तरफ आए, कि उससे हमारा समाज भी ठीक हो, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो, हमारा पर्यावरण भी ठीक रहे। और इसके अलावा उससे जो बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी आपको अच्छा नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा कि जब हम गर्म पानी पीते हैं तो कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक के ग्लास में गर्म पानी ना, जी। तो कुल मिला जुला के प्लास्टिक कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता है। तो मैं आपके शो के माध्यम से आपके व्यूवर्स को बताना भी चाहूंगा कि जितना कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल अपने जीवन में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। घर से बाहर जब हम सब्जी लेने जाएं या मार्केट में कोई भी सामान लेने जाएं, कोशिश करें कि हम एक जूट का थैला या कोई भी एक कपड़े का थैला लेके जाएं, उसमें भर के लेके आएं, ना कि दुकानदार पे हम डिपेंडेंट रहें कि वो पॉलीथीन दे। इसमें एक और छोटा सा, मैं 30 सेकंड में आपकी बात को रखूं, कि हमारे मन में मानसिकता ये हो गई है कि सरकार इसको बंद नहीं करती है तो हम तो यूज करेंगे। अरे भाई, सारा काम सरकार ही करेगी तो हम आम नागरिक क्या करेंगे? हम भी तो एक देश के पिलर हैं, हम भी तो देश में रह रहे हैं, हमारी भी तो कहीं ना कहीं कोई नैतिक जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं कि सरकार ना बंद करे, वो प्रोडक्शन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम सब मिलके ये तय कर लें कि हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना है, बनाते रहो, कहाँ बेचोगे, लेकिन ये हमें अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है कि प्लास्टिक से कहीं ना कहीं से हमारा नेचर खराब हो रहा है, और हमें अपनी प्रकृति को अगर अच्छा नहीं बनाया तो कोविड जैसे कभी भी महामारी आ सकती है। और उन दिनों में आपने देखा होगा कैसी महामारी थी और कैसे लोग डरे सहमे घूम रहे थे, अपनों से ही लोग किनारा कर ले रहे थे। उसका कहीं ना कहीं कारण ये था कि हमारा पर्यावरण को बचाने के लिए हमको प्लास्टिक से हटना होगा, और कोई भी चीज जो भी यूज करें हम बायोडिग्रेडेबल अगर यूज करेंगे तो आई थिंक कि जो नेचर साइकिल है वो कंप्लीट होगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सुनील जी, ये बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन की पहचान क्या है? अगर कोई भी मेडिकल स्टोर से लेने जाए, तो उनको क्या बोलना चाहिए और कैसे पहचान करनी चाहिए? अगर हम पहचान की बात करें, जैसा अभी मैंने बताया, कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी पैकेजिंग पे बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो उसी लिखावट में ही वो भी लिखा रहता है कि ये रिसाइक्लेबल है, ये इजीली कंपोस्ट होने वाला है, तो वहां से वो देख सकता है। और अगर हम किसी आम जनमानस के बारे में बात करें, वैसे वाले तो थोड़ा सा वो सोचते हैं कि हम जन औषधि केंद्र पे जाएंगे तो थोड़ा सा हमारी स्टेटस गड़बड़ हो सकती है, बट नहीं,
सामान आपको अच्छा मिलना चाहिए, वो कहीं से भी आप ले हुँ। सकते हैं। तो मैं उन माताओं-बहनों को सजेस्ट करूँगा कि जो लोग इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, कुछ गलत सोचने की आवश्यकता नहीं है। जन औषधि केंद्र पे जाएँ, वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट ही मिलता है, वहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल्स वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो ईज़िली है कि अगर पहचानने में ज़रा-सा दिक्कत है, तो एक बार जन औषधि केंद्र से ले लें और उसके बाद में जब दोबारा कहीं लेना हो तो उनको पता चल जाएगा कि उसपे क्या सिंबल है और क्या उसके पहचान है। पहचान वही है कि वो रिसाइक्लेबल। सर, महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए आपकी संस्था क्या काम कर रही है और कैसे रोका जा सकता है? पहले तो विषय ये है कि सर्वाइकल कैंसर को जानने की, जी। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के जो सिम्पटम्स हैं, वो ऐसे सिम्पटम्स नहीं हैं कि जो मेजरली दिखते हों। यूजुअली हमारी टीम में जो हमारे डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा जो बताया गया, जितना मुझे जानकारी, चूँकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जी। मेरे को इस फील्ड की जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ। हमारी टीम में बहुत सारे योग्य डॉक्टर हैं, जिनकी सलाह से हम लोग समाज में स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं। तो उनका कहना ये है कि बहुत सिंपल सी सिम्पटम है, बैक पेन होना, पीरियड्स जो है ना इरेगुलर होना, ये छोटे-छोटे सिम्पटम्स हैं, जिस सिम्पटम्स से ये वो एक बार चेक करना चाहिए कि क्या उनको सर्वाइकल, यूजुअली ऐसा जो डेटा आ रहा है कि डेटा देखा जाए तो भारत देश में 75% महिलाओं को लगभग-लगभग सर्वाइकल कैंसर के कहीं न कहीं कुछ न कुछ सिम्पटम्स पाए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी माता-बहनों को इस तरीके से कोई इरेगुलरिटीज़ या इस तरीके के पेन, अनसर्टेन पेन होते रहते हैं, तो उनको एक बार कहीं न कहीं डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि क्या उनको इस तरीके का कहीं सर्वाइकल कैंसर तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके लिए जो भी उपाय हैं, उस उपाय को लिया जाए। लेकिन इसके अनंतर ये तो हो गई सिम्पटम की बात, हो जाने के बाद या हो रहा है उसके बाद। लेकिन हमारी संस्था जो है ना, चूँकि जड़ पे काम करने का प्रयास करती है। हम लोगों ने अभी हमारी अपनी एक टीम है, जिसमें कई सारे डॉक्टर्स हैं, अच्छे-अच्छे संस्थान से डॉक्टर हैं जो जुड़े हुए हैं, कि उनकी कंसल्टेशन और वो वॉलंटियर के रूप में भी कार्य करते हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि जैसे जब भी मासिक धर्म स्टार्ट होता है, यानी कि पीरियड्स स्टार्ट होता है बच्चियों में, यूजुअली 12 साल की उम्र से स्टार्ट होता है। तो उसके लिए जब मासिक धर्म स्टार्ट होता है, तभी से ही कहीं न कहीं से ये इस तरीके के सर्वाइकल कैंसर के खतरा बढ़ने का चांसेस रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी संस्था क्या कर रही है? हमारी संस्था कर रही है कि 12 से 15 साल के बीच के बच्चों को आइडेंटिफ़ाई कर रही है, उनका चेकअप नहीं कर रही है, क्योंकि टीकाकरण है। जैसे कोविड वैक्सीनेशन था, पोलियो का वैक्सीनेशन था कि पोलियो ना हो इसके लिए वैक्सीन लगना है। ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर ना हो उसके लिए वैक्सीनेशन है। मार्केट में कई प्रकार की वैक्सीन है, कहीं पे 3 वैक्सीन लगती है, कहीं पे 2 वैक्सीन लगती है, कहीं पे सिंगल वैक्सीन है। चूँकि हमारी संस्था वैक्सीनेशन का काम समाज के लिए कर रही है, तो हमारी संस्था प्रयास ये कर रही है कि उनको केवल और केवल सिंगल टाइम वाली वैक्सीन को लगाई जाए। क्योंकि मान लीजिए आज मैं यहाँ पे किसी बच्चे का कैंप लगा के वैक्सीन कर दिया। हुँ। अगर हम बूस्टर वाली देंगे तो अगली बार वो बच्चा कहाँ है मुझे नहीं पता है। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि जो हम उनको वैक्सीनेशन का कर रहे हैं उसको वन टाइम वाला करेंगे, और चूँकि वैक्सीन लगने के बाद में सर्वाइकल कैंसर का खतरा लगभग-लगभग खत्म हो जाता है। चूँकि 100% तो कोई चीज़ होती नहीं है, जी। लेकिन मान के चलिए कि एक बार वैक्सीनेशन होने के बाद में सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम हो जाता है। और अभी आपको मैं बताऊँ कि हमारी जो संस्था जो इनिशिएटिव ले रही है, नेक्स्ट मंथ दिसंबर में 7 या 8 दिसंबर में वुडेन कोई एक फाइनल होना है, डेट फाइनल होते ही उसमें हमने पहला इनिशिएटिव लिया है कि 501 बच्चियों को जो 12 साल से 15 साल की उम्र के बीच की हैं, उनका वैक्सीनेशन होना है। उसके लिए हमारी वॉलंटियर्स हैं, हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है, हमारे जो कुछ सहयोगी संस्थाएँ हैं या जो हमारे सहयोगी लोग हैं, वो सब युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें। पहला कार्यक्रम लखनऊ में है। मैं आपको आमंत्रित करूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से इसको लोगों को प्रसारित भी करें, कि ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए कि सर्वाइकल कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे उसके सिम्पटम्स को जान सकते हैं। क्योंकि उस कार्यक्रम में केवल और केवल वैक्सीनेशन नहीं होगा। वैक्सीनेशन के अलावा उनके जो सिम्पटम्स हैं, उसके क्या नुकसान हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, और कुछ जो आइडेंटिफाइड बच्चियाँ होंगी, उनको सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाएगी। तो सुनील जी, क्या ये जो टीकाकरण है, जो ये इसकी चीप मेडिकल है, क्या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है? जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, लेकिन अभी क्या है कि अवेयरनेस की कमी है। हुँ।
तो एक तरीके से जो हमारी संस्था कर रही है वो अवेयरनेस और टीकाकरण, दोनों कर रहे हैं। हाँ, अवेयरनेस एंड वैक्सीनेशन दोनों का काम है। कि जैसे 500 सपोज दैट कि 500 बच्चियों को हमने लगाया, हाँ, अब 500 बच्चियों को लगने का मतलब 500 परिवारों में ये संदेश गया कि सर्वाइकल कैंसर भी कुछ होता है। वो लोग कहीं ना कहीं अपने 1 2 5 बच्चों लोगों से या 1 2 5 परिवारों से बातचीत करेंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम बड़े स्केल पे है, तो कहीं आप लोगों के माध्यम से, कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से लोगों के बीच में एक अवेयरनेस जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी बीमारी को होने से पहले उसकी जानकारी होना ज्यादा आवश्यक। अगर हम जानकार हो जाते हैं तो मुझे लगता है वो बीमारी वहीं खत्म हो जाती है। जब तक जानकारी नहीं होती है तब तक वो बीमारी बीमारी। तो कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि आप कहीं टीकाकरण के लिए गए हो और वहां लोगों ने टीका कराने से मना कर दिया हो क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है, डर रहता है कभी कभी कि कैसा टीकाकरण है, क्या कर रहे हैं, तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बड़े पैमाने पे बताना चाहूँ जी। कि हम ऐसा नहीं है कि हम घर से निकले, वैक्सीन लिया, किसी मोहल्ले में गए और किसी बच्चे को कहा कि तुम 12 से 15 साल हो, तुम्हें टीकाकरण होना है। नहीं, ऐसा नहीं। इसका एक प्रॉपर चैनल ये है कि हम जैसे एनम होती हैं, जैनम होती हैं, और जी। जिसको आजकल हम दाई कहते हैं, हाँ। सरकारी जो स्वास्थ्यकर्मी माता बहनें होती हैं, उनके माध्यम से हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन बच्ची है जिसकी उम्र 12 से इतने की है। ओके। वो हमको एक डेटा दे देते हैं कि इस बस्ती में इतने बच्चे हैं, और उनको कहीं न कहीं से उनके माध्यम से ये सूचना जाती है कि सर्वाइकल कैंसर एक बीमारी है, इस बीमारी का टीकाकरण होना है। सरकार इस पे बहुत युद्ध स्तर पे कार्य कर रही है। चूँकि यह कार्यक्रम जो हम टीकाकरण की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली 6 नवंबर को हमारे यहाँ लखनऊ में कन्या पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें 5001 बच्चियों का कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ और उसमें करीब 6000 बच्चियां आईं, और उसकी मुख्य अतिथि जो थी वो महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी थी। जी। तो उन्होंने ही ये कहा कि आप संस्थाओं को, इस तरीके की सामाजिक संस्थाओं को मिलके ये एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन भी की जाए। तो उनकी उस बात से हम लोग प्रेरित होकर कि नहीं, हम लोग तो सैनिटरी नैपकिन कर रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन चूंकि वो उत्तर प्रदेश की, या एक कहें तो प्रदेश की मुखिया है, नंबर 1 सिटीजन वही है, अगर उनके मन में ये भाव आ रहा है तो हम आम जनमानस, हमारी आम नागरिक की एक कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि हम अपनी संस्था के माध्यम से एक इनिशिएटिव लें कि उन बच्चियों को वैक्सीनेशन का कार्य शुभारंभ करें। तो उसी कड़ी में एक पहला कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया हुआ है। जी। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं या जो व्यूअर्स हैं, वो आपकी संस्था के माध्यम से अगर टीकाकरण कराना चाहें तो कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे चीजें करा सकते उसके लिए देखिए सिंपल सा है, हमारी संस्था की वेबसाइट है, हैं? जी। और हमारी वेबसाइट पे वो विजिट कर सकते हैं। जी। सोशल मीडिया पे है। इसके अन्यत्र अगर हम ऐसे तो मतलब कोई हमारा हेल्पलाइन तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया है और हमारी वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, मैं वेबसाइट की लिंक आपको दे दूंगा, ओ, आप अपने बायो में उसको लगा सकते हैं। जो भी लोग चाहते हैं वो उस पर क्लिक करके अपनी बात। इसकी आपने कोई कैटेगरी रखी है कि इस कैटेगरी के लोग ही टीकाकरण करा सकते हैं आपके एनजीओ से, लाइक कि गरीबी रेखा को लेके या मीडियम या अपार, कुछ ऐसा कुछ आपने? नहीं, देखिए यहाँ गरीबी अमीरी का कोई नहीं है, लेकिन हाँ। यहाँ पे एक थोड़ा सा बाइफर्केशन होता है। जी। होता ये है कि जो परिवार पढ़ा लिखा है, जी। जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है, वो ये सारी चीजों से अवेयर भी है और अपने बच्चों को इस तरीके की वैक्सीनेशन करा भी रहा है। समस्या तो उनके पास में है जिनके यहाँ शिक्षा की कमी है। ना उनके घर में टीवी है, ना उनके घर में रेडियो है। मोबाइल है तो मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक चलाता है। उसको इस तरीके के किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो हमारी जो प्रथम प्राथमिकता है कि पहले हम समाज में जो अंतिम पायदान पे जो परिवार रह रहा है, जी। जिसके पास सुविधाओं का अभाव है, जिसके पास आय की कमी है, पहले हम उन परिवारों को आइडेंटिफाई करके उनका टीकाकरण करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हालांकि ये ओपन है, किसी के लिए कोई भी आ सकता है, किसी जी। के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रथम वरीयता हमारी ये है बिल्कुल। उनको जिनको नहीं मिल पा रहा है। जी, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है सुनील जी आपकी टीम और आपकी संस्था। तो सर, सर्वाइकल पेन और सर्वाइकल कैंसर थोड़ा सा बताएंगे हमारी लोगों को कि ये क्या चीज है? एक्चुअली क्या होता है ना कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की बात है। सर्वाइकल जब कहते हैं तो लोग गर्दन पेन समझ लेते हैं, जबकि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा प्रोनाउंशिएट करें तो सर्विकल होता है।
और चूंकि आम भाषा में जब हम बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो वो सर्विकल जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे टाइप के लोग होते हैं, टेक्निकल वर्ड हो। तो बाकी जो है ना, सर्विकल कैंसर की हम बातचीत कर रहे हैं। ये महिलाओं में जो वायरल इन्फेक्शन से होता है, ये उसकी हम बात कर रहे हैं, ओके। ना कि गर्दन पेन की बात कर रहे हैं। जी जी। तो आम भाषा में लोग जनरल लैंग्वेज में इसको सर्वाइकल कैंसर बोल देते हैं, टेक्निकल में बोला जाए तो ये सर्विकल कैंसर होता है। सर, समाज के कार्य में जो आप अभी काम कर रहे हो, उसमें सबसे बड़ी चुनौती फंडिंग या टीम बनाना, क्या सबसे बड़ी चुनौती रही आपके लिए, और क्या बेस्ट चीज होती है जिससे हम काम अच्छा करें? देखिए, चुनौती तो अगर हम कहें तो किसी भी कार्य को शुरू करेंगे जी तो इनिशियल टाइम में चुनौतियां तो होती हैं, जी। लेकिन चूंकि आपका प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है कि क्या इसमें फंड की समस्या आती है, क्या इसमें टीम बनाने की समस्या आती है, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले टीम का निर्धारण ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारे पास एक अच्छी टीम है, पैसा कहीं से भी मैटर नहीं करता है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल अगर आप बताऊं कि आज के 300 वर्ष पहले एक लेडी का जन्म हुआ था, जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। उनको लोक माता पुण्यश्लोका की उपाधि, उनका जन्म वैसे 31 मई वो 1725 में हुआ था। वो अगर हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल परिवार में उनका जन्म हुआ। बाद में वो होलकर परिवार की बहू बनी। कहने का मतलब कि बहू बनने के बाद में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इवन कि उनके घर में उन्होंने 23 लोगों की मृत्यु देखी। उसके बाद में भी उन्होंने बहुत माइलस्टोन कार्य किया। कार्य कैसे किया? उन्होंने एक टीम बनाई। उनकी एक महिलाओं की सेना थी। अक्सर लोग पुरुषों की सेना बनाते हैं ना, उन्होंने महिलाओं की सेना बनाई। एक बार की बात, उनके जब मैं हिस्ट्री उनकी पढ़ा तो पढ़ने में आया कि बगल के एक राज्य के राजा थे। उन्होंने लड़ाई करने के लिए इनको वो भेजा कि नहीं तो आप छोड़ जाइए, नहीं तो हम लड़के ये ले लेंगे। अहिल्याबाई होलकर जी इतनी दिमाग की तेज थी, उन्होंने उस राजा को पत्र लिखा कि राजा, मैं युद्ध के लिए तैयार, मैं युद्ध करूंगी, मेरे पास कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारा क्या होगा अगर तुम युद्ध में हार गए। समाज क्या कहेगा कि एक महिला से ये राजा हार गया। और महिला से हारने का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब कि टीम, क्योंकि इनके पास टीम थी, ये अंदर से मजबूत थी, उसके ऊपर भी एक बुद्धिमत्ता का उन्होंने प्रयोग किया और राजा नतमस्तक हुआ। उसने कहा नहीं, हमें युद्ध नहीं करना है। कहने का मतलब कि जब हम हमारी टीम अच्छी होती है, कोई भी कार्य, जब हम कोई किसी मैच की बात कर लें या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो टीम निर्धारण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमने भी वो किया। हमारे पास ऐसे नगीने हैं कि जिन नगीनों की वजह से मैं कहीं पे भी कोई भी बात कह देता हूँ तो वो 100% पूरा होता है। उसमें 99 की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि हमारी टीम अच्छी है, मजबूत है, कई राज्यों में है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। टीम एक बार अगर बन जाती है तो पैसे रुपए की कहीं से कोई संकट नहीं है। टीम आप अपनी संस्था में कैसे जोड़ते हैं, कैसे लोग आपसे जुड़ते हैं? और टीम जोड़ने का एक तरीके से ये है कि हम अपने विचार उनको बताते हैं कि ये अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका उद्देश्य है, ये कार्य कर रहा है। समाज में आमूल-चूल परिवर्तन हम कैसे कर सकें, समाज हमारा जो बिखरा हुआ है उसको हम एकत्रित कैसे कर सकें। हम अगर 10 लोगों से बातचीत करते हैं तो उसमें से हमारे पास, भले वो अलग-अलग रह रहे हों, अभी तक उनके मन में क्या था क्या नहीं था वो अलग विषय हो गया, लेकिन अगर हम 10 लोगों से बातचीत करते हैं तो उसमें से 8 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे इस विचार का 100% समर्थन करते हैं कि हाँ, ये बात ठीक है। चूंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपनी कहीं न कहीं व्यस्तताएं हैं, कहीं न कहीं उसकी एंगेजमेंट्स है। वो हर आदमी सामाजिक संस्थाओं के साथ नहीं जुड़ सकता है, हर आदमी सामाजिक कार्यों के लिए नहीं जुड़ सकता है, लेकिन वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से हमें हेल्प करता है। उसको ये हमारा विचार समझ में आता है और उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ के आते हैं और हमारे साथ इस तरीके से अभी तक पूरे देश में करीब 300 से ज्यादा लोग जो हैं पदाधिकारी हैं। और अगर हम टोटल वॉलंटियर्स की बात करें तो हजारों की संख्या में है। जी। अगर हम बात करें कि कितने राज्यों में हम काम कर रहे हैं, तो हम कम से कम क्या मतलब 12 राज्यों में अभी तक हम लोग काम अपना शुरू कर दिए हैं। अलग अलग समय समय पे हम लोग धार्मिक अनुष्ठान भी कराते हैं, हम लोग स्वास्थ्य कैंप भी लगाते हैं, हम लोग सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। हम लोग अभी एक वैदिक पाठशाला का शुभारंभ किया है, जिसमें हमारे संस्था के 2 अनमोल
हीरे हैं जिनका नाम डॉक्टर राहुल चौधरी है, डॉक्टर देवनाथ चौधरी हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों लोग मिलके ये एक पाठशाला का शुभारंभ किया है। ये क्या है कि हमारे बच्चे क्या हैं, हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, तो जब हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू हैं हम, सब कुछ हैं, लेकिन अगर हमसे कोई कह दे कि गायत्री मंत्र क्या है, तो हमको नहीं आता है। हमको आता है लेकिन हमारे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं आता है। उसका कारण ये है कि हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। वो बुराई नहीं है, आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजिए, वहाँ बच्चा पढ़े, टेक्निकल जानकारी ले, सारी जानकारी ले, लेकिन जिस धर्म संस्कृति में हम पैदा हुए हैं उसको संरक्षित रखने के लिए जो हमारे वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, उनको अपने बच्चों को सुनाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। नहीं कुछ कर सकते हैं तो जब हम पूजा पाठ करें तो अपने बच्चों को अपने पास में बिठाएं, एटलीस्ट बच्चा देख के सीखे कि क्या है। अगर हम अभी एग्जांपल लें कि दिल्ली शहर में रहने वाला बच्चा, उसको आप गायत्री मंत्र पूछ लीजिए, 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर 100 बच्चों में पूछेंगे तो 99 बच्चा ऐसा मिलेगा जो नहीं सुना पाएगा। तो कहते हैं ना, एक वैदिक पाठशाला के माध्यम से जैसे मंदिर में बच्चे पेरेंट्स आते हैं तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अपने बच्चों को भी लेके आए। बच्चा आएगा वहाँ पे, हमारे पंडित जी हैं या हमारे और धर्म के जानकार लोग वहाँ बैठते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, उनको अपने धर्म के विषय में थोड़ी मोड़ी जानकारी देते हैं कि उनको उनका धर्म क्या है, उनको क्या करना चाहिए, भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, उससे क्या लाभ है। इस तरीके से एक पैटर्न शुरू किया गया है और इसका रिस्पांस समझ में बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा कार्य है। आजकल बच्चे, पेरेंट्स, सारे लोग इतने बिजी हैं कि अपनी संस्कृति को लोग भूल चुके हैं। तो ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है आपकी संस्था। धन्यवाद। तो सर ये बताइए कि गवर्नमेंट या अन्य संस्था आपके साथ में कोई सहयोग देते हैं वो, और सहयोग देते हैं तो किस टाइप का देते हैं कुछ कभी? अगर हम सहयोग की बात करें तो अभी तो हम लोगों ने कहीं इस तरीके का सहयोग के डिमांड नहीं की है, लेकिन अभी जैसे रिसेंटली मैं बात करूं, 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में हमारी एक भव्य राम कथा का आयोजन हुआ था, हमारी संस्था ने कराया था। उस कथा के आयोजन में अगर हम बात करें तो विषय क्या था? विषय ये था कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 3वीं शताब्दी जन्म जयंती वर्ष चल रहा है, यानी कि 300वां उनका जन्म जयंती वर्ष चल रहा है। उसी उपलक्ष्य में हमने भव्य श्री राम कथा का आयोजन कराया। कथा का आयोजन कराया चूंकि हमारी संस्था के विषय में अब धीरे धीरे अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स भी जानते हैं और समाज में भी लोगों के अंदर अब ये सोचना है कि ये संस्था इस तरीके से सामाजिक और स्वास्थ्य के लिए धार्मिक पौराणिक कार्य कर रही है। तो हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी पूर्व महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी। उनको हमने अनुरोध किया, वो हमारे कार्यक्रम में एज मुख्य अतिथि उपस्थित हुई। मैंने उसी से इस विषय पे चर्चा, मैम ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे हैं और इस तरीके से चीजें करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसको करिए। उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया कि आप डिपार्टमेंटली जो भी समाज के भले के लिए, चूंकि उन्होंने कहा कि मेरा मंत्रालय ही महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार है, तो महिलाओं के कल्याण की बात आए, मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं एक कदम आगे होके जो भी बन पड़ेगा वो मैं मदद करूंगी। तो इस तरीके से समाज में बहुत सारे लोग हैं, कोई व्यापारी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अधिकारी है, सब अपने स्तर पे जितना जो मदद कर सकते हैं मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग तो हमारे जो जानने वाले हैं, वेल नोन है, वो फोन करके कहते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, कौन सा इनिशिएटिव चला रहे हो, उसमें मेरे लिए कुछ होगा तो आप बताना। तो आई सेड ओके। तो इस तरीके से पहले जब हमें जो चैलेंजेस थे, हम खोजते थे लोगों को कि कोई हमारी मदद करे तो हम ये काम कर पाए। अब हमें लोग स्वयं अप्रोच करते हैं कि नहीं ये काम भी करिए, उसको भी हम लोग करने का प्रयास करते एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं चीजें। कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे दिखा भी रहे हैं। उनका कहना ये है कि भाई जब तक हम लोगों को दिखाएंगे नहीं कि हम ये सेवा कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, तो लोग जागरूक नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये चीज करके अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ काम वो कर नहीं रहे हैं समाज के लिए। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा कहना इसमें बड़ा स्पष्ट है कि देखिए, प्रचार करना गलत, जी। अपनी बातों को बताना गलत नहीं है, लेकिन दुष्प्रचार करना गलत है। अगर हम बात करें कि सपोज दैट कि अब मैं बोलूंगा तो थोड़ा सा हो सकता है किसी को बुरा भी लग सकता है। जी। लोग यूजुअली क्या करते हैं, 1 दर्जन केला लेके किसी एक हॉस्पिटल जाते हैं, केला एक दे रहे होते हैं, उसके साथ में 10 लोगों की फोटोग्राफ्स आ रही होती।
ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें करना है तो वो 1 दर्जन केला किसी एक व्यक्ति को दे रहे हो, किसी एक व्यक्ति के साथ में फोटो खिंचवा लें। ऐसा नहीं हो कि केवल वो फोटो ऑप बन के रह जाए, सेवा ना हो। पहले उद्देश्य होना चाहिए सेवा का। अब हम आपका जो प्रश्न है, प्रश्न आपका अच्छा है और ये समाज में है कि फोटोग्राफ्स तो खींचनी भी चाहिए, लोगों को बतानी भी चाहिए, जानकारी तभी होगी, लेकिन इस तरीके से दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। मतलब उस चीज का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आप वाकई में वो काम कर रहे हो तो वो दिखना भी चाहिए, उस तरीके की आपकी दिमाग की मंशा भी होनी चाहिए कि भाई हम काम कर रहे हैं। तो सर, समाज के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे, और आपके इस अभियान में वो कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? समाज के लिए अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि ये देश एक है, एक बन के रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, किसी से जातिगत भेदभाव ना करें, किसी से धार्मिक भेदभाव ना करें, आपस में सब मिलके देश को अच्छा समृद्धशाली बनाने का प्रयास करें। उसमें सभी के योगदान, क्योंकि कोई हम एक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वो न्यूक्लियस अकेला नहीं हो सकता है। दे नीड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, देयर इज नो नीड। विदाउट न्यूट्रॉन कैन नॉट पॉसिबल एनी एटम। कहने का मतलब सबका कुछ न कुछ रोल है, हमें अपने रोल को अदा करना चाहिए, समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए और जितना हो सके सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि किसी प्रकार का भेदभाव केवल बातों में नहीं, रियल में ना हो, क्योंकि बहुत सारे भेदभाव होते हैं। उन भेदभावों को भुला के हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए और ऐसा अगर हम रहेंगे तो ये हमारा देश जैसा पहले हुआ करता था ऋषि मुनियों के टाइम में, कि वहां पे कोई कैसेस नहीं, वहां पे अगर था कुछ तो वर्चस्व का केवल लड़ाई था, इसके अन्यत्र कोई लड़ाई नहीं थी, कोई जातिगत दुर्भावना नहीं थी, कोई जातिगत चीजें नहीं थी। तो हम चाहते हैं हमारे देश के लोग पुनः अपने धर्म संस्कृति के विषय में जाने, पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें। क्योंकि मैं आपसे एक बात बताऊं कि लोग आजकल कथाएं सुनते हैं, लोग कथाएं कराते हैं, लेकिन कथाओं में जो बताया गया है उसको अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते। बिल्कुल। तो मैं उन सभी लोगों से, सभी भाई बंधुओं से, सभी माता बहनों से ये कहूंगा, अगर आप कोई चीज सुनते हैं तो उसको अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि प्रभु श्री राम एक ऐसे आदर्श पुरुष थे कि जिन्होंने, कोई ऐसा सेक्टर है ही नहीं जिस सेक्टर के लिए वो फिट नहीं बैठते हैं। उन्होंने महिलाओं का भी खूब सम्मान किया जी। उन्होंने जो, जिसे लोग छोटा कहते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन जिसे लोग छोटा कहते हैं उनको भी उन्होंने सम्मान दिया, क्योंकि निषाद राज गो, जिनको हम कहते हैं कि वो बहुत छोटी जाति के हैं, लेकिन वो भगवान राम के मित्र थे। एक बार ऋषि महर्षि जी के पास वशिष्ठ मुनि जी के पास में बैठे हुए थे, तो निषाद राज नीचे बैठ रहे थे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम भगवान राम के मित्र हो तो तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो? और भगवान राम ने कहा नहीं, तुम्हारी जगह ये है। कहने का हमारा मतलब ये है कि समानता का भाव हो, एक दूसरे से कोई भेदभाव नहीं हो, मतभेद नहीं हो, सब आपस में मिलके, अगर कुछ है भी तो उसको मिल के बैठ के बातचीत करके उसको टैकल करना चाहिए और अपने समाज को समृद्ध और कहते हैं कि प्रभावशाली बनाने का प्रयास। सर, एक सवाल मुझे इन्हीं बातों पे याद आ गया कि रिच लोग रिच होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज सामाजिक ज्ञान, एजुकेशन की कमी, कुछ ना कुछ इस चीज का है। आप क्या कहते हो इस चीज पे कि ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में कि जो गरीब हैं वो गरीबों की तरफ जा रहे हैं, जो अमीर हैं वो अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। जी। क्योंकि अगर हम बात करें गरीब की, जी। गरीब के घर में जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा, उसके पोषण पे, उसके पेरेंट्स जो होते हैं उसके पोषण पे ध्यान नहीं देते हैं, जी। उसके शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं, और ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं, उसके सामाजिक ज्ञान पे नहीं ध्यान देते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है ना, वो फैक्टर्स ही उसके जीवन की दशा और दिशा को तय कर। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि शराब है, शराब के लिए अगर हम बात करें तो शराब सबसे ज्यादा जो कंज्यूम होती है वो कहाँ होती है? जो झोपड़पट्टी है या मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के लोगों में सबसे ज्यादा शराब कंज्यूम होती है, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में ये है कि मैं दिन भर मेहनत करता हूँ तो थक गया हूँ, शराब पी लूंगा तो ठीक हो जाएगा।
जबकि वो व्यक्ति अगर उन्हीं पैसों का कुछ अच्छा लेके आए और पूरा घर परिवार मिलके खाए तो उसकी थकान भी मिटेगी, मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी, साथ ही साथ उसका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और कहते हैं जिस परिवार में स्वस्थ लोग रहते हैं तो स्वस्थ विचार का ही जन्म होता है। और बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं ना कि वो कच्ची मिट्टी है, उनको जो चाहो वो बना लो। अगर वो बच्चा देख रहा है कि मेरे पापा शाम को आ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो वो भी कल को वही करता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम देश में समृद्धता और जो इकोनॉमिकल डिसबैलेंस है उसको ठीक करना चाहते हैं तो पहले हमें सबसे पहले शिक्षा पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि हमारे समाज में कोई भी अशिक्षित ना रहे, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसा अपने संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, और वो सत्य कहा था। क्योंकि उस जमाने में, जिस जमाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा ली है, तब आप सोचिए कि कितनी छुआछूत रही होगी, कितना उन्होंने यातनाएं झेली होंगी। बिल्कुल। उसके बाद में भी आज तक दुनिया में उनके ज्यादा उनकी जितनी डिग्री लेने वाला कोई व्यक्ति अभी नहीं है, क्योंकि उस टाइम में 32 डिग्री लेना छोटा मोटा काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु कौन है। तो अंबेडकर जी के भी जीवन में जो गुरु थे, उन्होंने अपनी टाइटल भी उनको दी थी। तो कहते हैं कि अगर हमारा गुरु कोई ठीक मिल जाए तो बच्चा तो ठीक कर ही जाता है। कुल मिला जुला के ओवरऑल अगर मैं आपसे अपनी बातें शेयर करूं कि समाज को अगर हमें इकोनॉमिकल डिसबैलेंस से हटाना है, सबको समृद्धि आए, सभी लोग समृद्ध बने, तो उसके लिए शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे काम करने की आवश्यकता है। जब हम शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी हम अच्छे विचार ला पाएंगे। अन्यथा हम समाज को निर्माण करने में असमर्थ रहेंगे और इस तरीके के इकोनॉमिकल डिसबैलेंस हमको देखते ही मिलेगा। तो सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे लिए टाइम दिया और लोगों को जागरूक किया कि कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं और कैसे समाज सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजय जी, धन्यवाद तो आपका करना चाहूँगा, जी। क्योंकि आप कहते हैं कि देश का चौथा स्तंभ है। आपके माध्यम से सूचनाएं इधर से उधर इनकी आदान प्रदान होती हैं, तो ये हमारे लिए और हमारी संस्था के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आपने हमारी संस्था को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दिया, कि आपके माध्यम से हमारी संस्था को लोग जाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जुड़ के समाज को एक समृद्ध समाज बनाने का प्रयास करें। तभी हम अपने देश को, जो हमारा पौराणिक देश था, उसी तरीके से पुनः हम स्थापित करने में सफल होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।